हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के पहली चैप्टर रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या के जितने भी थ्योरी हैं आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति का संपूर्ण वर्गीकरण मतलब डिटेल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि डिटेल में नंबर सिस्टम है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो डिटेल में नंबर सिस्टम के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इसका जो भी गुण, क्रमिक विकास और इसके गणितीय गुण क्या क्या हैं उसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते किसको है उसके बारे में हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या हम कहते किसको। तो देखेंगे प्राकृतिक संख्या इसको इंग्लिश में हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। वे संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हें धन पूर्णांक भी कहा जाता है। तो प्राकृतिक संख्या को क्या कहते हैं, धन पूर्णांक भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। प्राकृतिक संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल N से हम डिनोट करते हैं। और इसका समुच्चय अगर पूछा जाए तो 1 2 3 4 5 ये इसका समुच्चय होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या होता है, 1 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। और सबसे बड़ी अगर पूछा जाए तो क्या होता है कि सबसे बड़ी इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आगे हम देखते हैं पूर्ण संख्या के बारे में कि पूर्ण संख्या क्या कहता है। तो पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या मतलब इसको इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम शून्य को शामिल कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। इसे कैपिटल W से सूचित किया जाता है। पूर्ण संख्या को किससे सूचित किया जाता है, तो कैपिटल W से सूचित किया जाता है। अगर इसका समुच्चय अगर लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 ये होता है इसका समुच्चय। और बोला जाए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा, तो 0 होता है। इसका गुण क्या कहा गया है, तो गुण कहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं होता है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है शून्य के कारण। किसके कारण नहीं होता है, तो शून्य के कारण नहीं होता है। अगर इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होता है, तो 0 होता है। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो सबसे बड़ा होता है वह अनंत होता है मतलब इनफाइनाइट होता है। चलिए आगे नेक्स्ट फ्रेंड्स हम देखते हैं पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक के बारे में पूर्णांक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर को हम किससे सूचित करते हैं, तो Z से सूचित करते हैं। पर इसका परिभाषा देखते हैं कि सभी पूर्ण संख्याओं, जितने भी पूर्ण संख्या बताए हैं वो, और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक मान के संग्रह को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। मतलब जितने भी पूर्ण संख्या है वो और प्राकृत संख्या का ऋणात्मक मान है उसे ही हम क्या कहते हैं, तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। इसे Z से डिनोट करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, तो इसे हम Z से डिनोट करते हैं। कैपिटल Z है, इसे हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल Z ये हो गया मेरा कैपिटल Z हो गया, ये कैपिटल Z हो गया। और इसे समुच्चय में अगर लिखना होगा तो ये लिख सकते हैं हम -3 -2 -1 0 1 2 3 4 मतलब अनंत तक लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट इसका देखते हैं। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इस धन पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। इस धन पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं, तो प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस धन पूर्णांक को हम क्या बोलते हैं, तो प्राकृतिक संख्या। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसे फ्रेंड्स हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या।
ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए 2 भागों में बटा, एक धन पूर्णांक हो गया और दूसरा क्या हो गया, ऋण पूर्णांक हो गया। और शून्य न तो धन पूर्णांक है, शून्य के बारे में देखते हैं हम। शून्य जो कहा गया है तो शून्य जो है न तो धनात्मक है और न ही जो है ऋणात्मक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे जो है परिमेय संख्या के बारे में कहा गया है, तो परिमेय संख्या के बारे में हम देखते हैं। परिमेय संख्या हम कहते हैं किसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, परिमेय संख्या को हम अंग्रेजी में बोलते क्या है, तो परिमेय संख्या को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या वे संख्या, इसका परिभाषा क्या होता है, तो वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है। वे संख्या जिसे किस रूप में लिखा जाता है, तो जिन्हें p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और p और q है क्या, तो p और q जो होगा वह एक पूर्णांक होगा। क्या होगा, पूर्णांक कहने का मतलब वह p और q जो होगा इंटीजर होगा, और q का वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब q नॉट इक्वल है 0 होना चाहिए, और p और q दोनों का दोनों जो है इंटीजर होना चाहिए। जैसे 2/3 -7/5 4 लिखा है, तो इसका तो इसको हम 4/1 भी लिख सकते हैं, इसलिए इसे p/q के रूप में लिख लिए। तो यह भी क्या हो गया मेरा परिमेय संख्या। और 0 भी जो है क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण इसका गुण क्या कहा है, तो महत्वपूर्ण गुण को हम देखते हैं। महत्वपूर्ण गुण जो कहा है कि प्रत्येक जो है परिमेय संख्याओं का जो है दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अशांत आवृत्ति का होता है। कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है या तो शांत होता है और या फिर अशांत आवृत्ति का होता है। तो नेक्स्ट आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स कि शांत और अशांत क्या होता है। फिर कहा गया है आगे जो है अपरिमेय संख्या के बारे में कहा गया। तो अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, तो वे संख्या जिसे हम p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसे लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या, जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या। और यहाँ भी जो है p और q क्या है, तो पूर्णांक ही होगा, और किसका भी वैल्यू में जो है q का मान जो है नॉट इक्वल 0 ही होगा फ्रेंड्स। यहाँ देखो जैसे √2 हो गया, तो क्या है, ये 2 तो जो है पूर्णांक है, लेकिन इसमें रूट चढ़ गया तो ये पूर्णांक नहीं हुआ, इसलिए √2 √3 √5। और यहाँ पे एक पाई जो आता है, पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या ही है। लेकिन पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है। पाई तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे जो है फ्रेंड्स 0 पॉइंट जो है अगर 1 लिखे, 0 फिर 1 फिर 00 फिर 1 फिर 000 फिर 1, कहने का मतलब क्या है कि पहले 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 डॉट डॉट, अगर इसी प्रकार से अगर बढ़ता रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो संख्या है अपरिमेय संख्या ही होगा, इस रूप का अगर होगा तो। नेक्स्ट आके देखते हैं विशेष क्या कहा है कि पाई जो है, पाई अभी बताया कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका अनुमानित मान जो है 22/7 होता है, वह एक परिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार क्या होता है, तो दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत होता है। क्या होता है, अशांत होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग जो है, नॉन रिपीटिंग होता है। आगे बताते हैं कि क्या होता है अशांत और शांत के बारे में, आगे बताते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहते किसको है फ्रेंड्स, तो परिमेय और वास्तविक संख्या फ्रेंड्स हम कहते किसको है, तो देखेंगे परिमेय और जो है परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय के संपूर्ण वास्तविक संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब वास्तविक संख्या हम कहते किसको है, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को। जैसे दोनों के संग्रह को मिला देंगे, किस किस को, तो परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या दोनों को अगर हम मिला देंगे
दोनों के संपूर्ण जो है मिलाने पर जो है दोनों वस्तुओं का संग्रह जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहते हैं। मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा मान लो कि ये जो है वास्तविक संख्या, इस वास्तविक संख्या में क्या कहेगा, तो इसमें जो है एक आएगा रियल नंबर, बताओ सॉरी रियल नंबर नहीं, ये पूरा का पूरा जो है रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और इसमें क्या आएगा, एक आएगा रेशनल नंबर और प्लस जो है इरेशनल नंबर, ये दोनों का मिला करके जो है क्या बनता है, तो वास्तविक संख्या बन जाएगा फ्रेंड्स। फिर आगे देखते हैं, इसी में क्या है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है एक अद्वितीय वास्तविक निरूपित करता है। क्या कहा है कि यहाँ पे देखेंगे कि संख्या रेखा पर जो है प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो है एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को जो है निरूपित करता है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या क्या कह रहा है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो प्रत्येक जो है परिमेय जो है 1.2 में जो है कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये कहा है कि जितने भी भाज्य संख्या हैं, तो अभी भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या है क्या। तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक जो है भाज्य संख्या, ये जो है मेरा क्या है भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है तथा गुणनखंड अद्वितीय होता है। यह गुणनखंड क्या होता है, अद्वितीय होता है, चाहे अभाज्य गुणनखंड का क्रम कुछ भी हो। जैसे जो है नीचे बताया गया है, क्या बताया गया है कि इस परिमेय का अर्थ यह है कि किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडों का सेट निश्चित होता है, केवल उसका क्रम जो है क्या होता है बदला होता है। जैसे 12 है तो 12 का हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुना 3 गुना 3, या फिर 12 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 2। ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे हम देखते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्या में अंतर क्या है, या फिर भाज्य और अभाज्य संख्या के कहते किसको हैं, उसके बारे में हम फ्रेंड्स देखते हैं और इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं कि भाज्य और अभाज्य है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले देखते हैं कि अभाज्य संख्या हम कहते हैं किसको। तो देखो फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ऐसी वैसी संख्या या फिर ऐसी संख्या जिसके जो है प्रत्येक 2 गुणनखंड हो। कौन कौन सा, एक और वह स्वयं। कहने का मतलब यह है कि वैसी संख्या है जो एक एवं जो है ना, एक और जो है स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे। किस किस से कटे, तो एक और स्वयं से कटे, उसे हम क्या कहते हैं, तो अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटेगा वह क्या कहलाएगा, तो अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो देखो कौन कौन सी संख्या जो है एक और स्वयं से कटने वाला है। जैसे मान लो कि 2 हो गया तो 2 क्या हो गया, एक और स्वयं से कटने वाला है। 3 हो गया तो एक और स्वयं से कटने वाला है। 5 हो गया तो एक और स्वयं से कटने वाला है। 7 हो गया तो एक और स्वयं से कटने वाला है। 11 हो गया तो एक और स्वयं से कटने वाला है। 13 हो गया तो एक और स्वयं से कटने वाला है। 17 हो गया तो एक और स्वयं से ही कटने वाला है। 19 हो गया तो एक और स्वयं से ही कटने वाला है। 23 हो गया तो एक और स्वयं से ही कटने वाला है। फिर देखेंगे फ्रेंड्स, तो 29 जो है एक और स्वयं से कटने वाला है। 31 जो है एक और स्वयं से कटने वाला है। 37 जो है एक और स्वयं से कटने वाला संख्या है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, तो 43 जो है एक और स्वयं से कटने वाली संख्या है। और 47 भी जो है ये 1 और स्वयं से कटने वाला संख्या है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, तो 1 से लेकर के जो है 50 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर के जो है 50 के बीच में अगर पूछा जाए कि 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर के 50 के बीच में जो है 15 अभाज्य संख्या है। कितना अभाज्य संख्या है फ्रेंड्स, तो 15। 1 से लेकर के 50 तक में जो है कितना है, तो 15। चलिए हम साफ कर से लिख देते हैं, इससे गिनती कर लीजिए पहले कौन कौन सा है 15। तो देखेंगे एक ये है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है फ्रेंड्स, 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15 देखेंगे कोई छूट गया है फ्रेंड्स।
कौन छूटा है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 19 के बाद 23 आ गया, 23 के बाद जो है 23 के बाद जो है 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं होगा, 29 होगा, 31 आ गया, 31 के बाद 37 आ गया, 37 के बाद जो है 41 छूट गया फ्रेंड्स। यहाँ पे 41 होगा, ठीक है, फिर 43 है और 47 है। तो 1 से लेकर के जो है, अब यहाँ पे हम साफ से लिख दे रहे हैं फ्रेंड्स कि 1 से लेकर के जो है 1 से लेकर के जो है 50 के बीच में जो है कितनी अभाज्य संख्या है? तो 15 है। फिर जो है कहा जाए कि 51 से लेकर के जो है 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो 10 है। कितना है? 10 है। और कहा जाए कि 1 से लेकर के जो है 100 तक जो कितनी अभाज्य संख्या है? तो यह जो है 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 25। तो इसे भी जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर कहा गया है फ्रेंड्स कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 होता है। सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी भी कह सकते हैं और सम भी कह सकते हैं, और एकमात्र सम, मतलब सम अभाज्य संख्या। सम जो है अभाज्य संख्या क्या है फ्रेंड्स? तो यह जो है 2 है। सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और फ्रेंड्स देखेंगे कि अगर बोला जाए कि सबसे छोटी जो है विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो है, सबसे छोटी होना चाहिए, लेकिन विषम अभाज्य संख्या की अगर हम बात करेंगे, विषम अभाज्य संख्या, तो वह जो है 3 आ जाएगा। सबसे छोटा होना चाहिए लेकिन विषम अगर कहा जाए तो यह हो जाएगा 3। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब जो है भाज्य संख्या के बारे में हम देखते हैं। एक बात और समझ लेंगे फ्रेंड्स भाज्य संख्या में कि क्या क्या अभाज्य संख्या में, कि एक और स्वयं से जो कटेगा, तो जैसे मतलब कहने का मतलब ये है कि एक जो है, एक और स्वयं से करने का, तो जैसे जो है 3 संख्या लिखा गया, तो 3 जो संख्या एक से भी कर, एक और 3 के अलावा किसी और से नहीं करता है। अगर ऐसे 11 का अगर हम बात करेंगे तो 1 और 11 के अलावा किसी कोई संख्या से नहीं करता है। लेकिन अगर जो हम 12 के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो 12 जो है 1 से भी करता है, 2 से भी करता है, 3 से भी करता है, 3 से भी करता है फ्रेंड्स, फिर जो है 4 से भी कटने वाला है, फिर 6 से भी कटने वाला है और 12 से भी कटने वाला है। तो जो एक और स्वयं से कटेगा उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। लेकिन एक, 2 या फिर 2 से अधिक संख्या से जो कट जाएगा उसी को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। तो चलिए अब भाज्य संख्या के बारे में हम देखते हैं फ्रेंड्स कि भाज्य संख्या हम कहते हैं किसको। तो देखो भाज्य संख्या फ्रेंड्स हम कहते हैं किसको, तो देखिए फ्रेंड्स ऐसी संख्या जिसके 2 या फिर 2 से, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो। कितना हो? मतलब जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा उसको हम भाज्य संख्या या फिर उसी को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे में जो है 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, है ना। फिर जो है 12 हो गया, 14 हो गया, ये सब फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे? भाज्य संख्या हो। और नोट ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नोट में ये याद रखिएगा कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही जो है अभाज्य संख्या, न ही अभाज्य संख्या है और न ही जो है क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हम क्या ध्यान रखेंगे कि एक न तो जो है अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। ये ध्यान में जरूर रखिएगा, एक जो है न तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या है, ये नोट में हम याद रखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। कहा गया है, एक उदाहरण दिया है कि एक विस्तृत, एक उदाहरण जो है देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक उदाहरण जो है दिया गया है, क्या दिया गया है उदाहरण? तो लिखा गया है कि एक बड़ी संख्या जो है, इतना लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तो 32760 का जो है गुणनखंड वृक्ष विधि से जो है अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो चलिए हम वृक्ष विधि से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे 32760। ठीक है फ्रेंड्स, ये संख्या दिया गया।
चलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा जो है आगे पहले हम बना लेते हैं, फिर जो है आगे लिखते चलेंगे फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं। तो इसको अगर हम 2 के गुणनखंड में तोड़ेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये जो है 2 से काटेंगे तो 16380 आ जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे 3 है, ये 380, 38 और ये 0 आ गया फ्रेंड्स। और फिर इसको हम 2 से लगाएंगे तो 2 से ये कटेगा फ्रेंड्स कितने टाइम्स, तो 8190। ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगर हम इसे डिवाइड लगाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा फ्रेंड्स 2 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा 4095 फ्रेंड्स। फिर इसे हम भाग लगाएंगे फ्रेंड्स तो ये आ जाएगा 3 से लगेगा, अब 2 से नहीं लगेगा, तो 3 इंटू में 1365। फिर फ्रेंड्स आगे देखते हैं। वैसे ही जो है क्या लिखे थे यहाँ पे, एक तरफ 3 था और दूसरे तरफ जो 365 था। तो फिर इसे हम डिवाइड लगाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा जो है 3 इंटू जो है फिर 455 आ जाएगा। फिर इससे लगाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा 5 इंटू में 91। फिर इसे लगाएंगे तो ये 91 जो है 7 इंटू 13 आ जाएगा, और सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रेंड्स। तो ये हो गया मेरा वृक्ष गुणनखंड विधि। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एक छोटा सा जो है हम अभी बना के बताते हैं, छोटा सा वैल्यू। अगर मान लो इसी में अगर दे दिया गया छोटा वैल्यू एक जो रहेगा कि 70, चलिए मान लीजिए हम 16 ही लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर 16 छोटा सा वैल्यू है तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 से लेंगे तो 2, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, तो दूसरी तरफ आ जाएगा मेरा जो है इधर आ जाएगा 8। फिर अगर हम 8 को लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा मेरा 4। फिर इस 4 को लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और यहाँ भी 2। तो अब इसका अगर गुणनखंड लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका मतलब 2 कितने बार है, तो 4 टाइम्स है, इसका मतलब 2 के पावर 4 आंसर है। इसी टाइप से ये भी दिया गया है फ्रेंड्स। ठीक है। तो वृक्ष विधि से हम इसी टाइप से हम बनाते हैं। अगर मान लो कि ये समझ में नहीं आया फ्रेंड्स, तो जैसे देखो एक बड़ा भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। चलो देखो, जैसे अगर मान लीजिए कि 36 ले लिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो 36 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो 36 को हम क्या लिखेंगे, चलिए फ्रेंड्स फिर से देख लेते हैं। 36 को जो है अगर लेते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे अगर 2 से लगाते हैं तो ये तो 2 से लगाएंगे अगर, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा फ्रेंड्स। फिर अगर हम 2 से इसको लगाते हैं तो ये पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर जो है 9 को लगाएंगे तो ये 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, तो 3 इंटू 3। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब इसको हम 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, तो 2 का होल स्क्वायर, और इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 3 2 बार है तो इसका स्क्वायर। तो इसका भाज्य गुणनखंड जो है ये आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब इसी में जो है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक निकालने की बात आती है फ्रेंड्स। तो कैसे हम निकालते हैं इसको सीखते हैं कि लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक हम कैसे निकालते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि लघुत्तम और महत्तम समावर्तक हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, पहले समझ लेते हैं। ये महत्तम समावर्तक को हम HCF बोलते हैं और लघुत्तम समावर्तक को हम LCM बोलते हैं। तो HCF का पूरा नाम क्या होता है, तो HCF का पूरा नाम जो होता है HCF का जो होता है पूरा नाम जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लिख सकते हैं हम इसको, हाईएस्ट HIGH हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लिखेंगे हम, फैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स। और LCM का अगर हम बात करेंगे तो इस LCM का पूरा नाम अगर हम पूछेगा तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमसे अगर HCF का पूरा नाम पूछे तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अगर LCM का पूरा नाम पूछे तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे। और हिंदी में पूछे कि HCF का जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, तो महत्तम समावर्तक, और LCM को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। आइए हम समझते हैं LCM HCF किसको कहते हैं और LCM
किसको कहते हैं? तो देखिए HCF संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की जो है सबसे छोटी घात जो होता है, जैसे जो भी अभाज्य गुणनखंड दिया रहेगा उसका सबसे छोटा घात जो होगा, सबसे छोटा पावर जो होगा, मतलब लोएस्ट पावर का जो गुणनखंड होगा वही जो है HCF होगा। और LCM में क्या होगा कि जो भी अभाज्य गुणनखंड दिया रहेगा उसका सबसे बड़ा घात जो का जो गुणनखंड होगा, हाईएस्ट जो है पावर का जो भी गुणनफल होगा वह जो होता है, सॉरी यहाँ पे गुणनफल होता, ठीक है ना। तो सबसे छोटी घात का अगर जो है गुणनफल होगा तो वह HCF होगा, और सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल होगा वह क्या होगा? LCM होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका क्वेश्चन है कैसे बना। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नहीं दिया गया है लेकिन हम एक बता देते हैं आपको कि कैसे जो है बनता है LCM और HCF। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपको जो है दे दिया गया कि 8, रुक जाइए फ्रेंड्स, थोड़ा जो है प्रॉब्लम आ गया। चलिए 8 और जो है सपोज डेट मान लीजिए, चलो 8 नहीं लेते हैं तो कोई बड़ा वैल्यू लेते हैं वैल्यू फ्रेंड्स। चलिए 36 लेते हैं, 36 और फिर जो है 16 ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए 60 नहीं लेते हैं फ्रेंड्स, 36 और जो है मान लीजिए आप 40 ले लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका हमें क्या निकालना है? LCM और HCF दोनों निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो 36 का अभाज्य गुणनफल क्या होता है फ्रेंड्स? 2 × 2 × 3 × 3। ये क्या होता है मेरा? ये जो होता है वो LCM, सॉरी अभाज्य गुणनखंड का जो है 36 का जो है अभाज्य गुणनखंड, तो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। और 40 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 40 को हम लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 5। ये मेरा जो है 40 का अभाज्य गुणनखंड होता है। तो अभी क्या बताया गया है कि सबसे जो है ना, यहाँ पे बताया कि सबसे छोटा घात का जो गुणनफल होगा, तो सबसे छोटा घात का गुणनफल। चलिए यहाँ पे घात में नहीं लिखा गया है तो घात में भी बताते हैं। तो अगर घात में कहा गया है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3 × 2। इसको क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जो है 2 × 3 × जो है 5 है। तो सबसे लोएस्ट पावर का जो है गुणनफल, तो सबसे छोटा देखो 2 का पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 × 3 है, तो इसका जो है सबसे छोटा पावर कहाँ पे है? तो यहाँ पे। तो इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF जो है 2 × 2 होगा, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर है और यहाँ पे 5 का स्क्वायर मैच नहीं करा तो नहीं लिखेंगे, जो दोनों में मैच करेगा वही लिखेंगे। या फिर जो है ऐसे बनाएंगे, जो दोनों में जो मैच करेगा वही HCF होता है। तो दोनों में जो है केवल दो मैच कर रहा है, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है, तो वह मेरा HCF होगा। तो इसका मतलब 2 × 2, 2 × 2, इसका मतलब क्या आ जाएगा? 4। अब अगर हम LCM निकालते हैं फ्रेंड्स, LCM, तो LCM हम कैसे निकालेंगे? तो चलो फ्रेंड्स हम देखते हैं LCM हम कैसे निकालते हैं। तो LCM जो होता है, जो सबसे बड़ी घात जो होता है, तो बड़ा घात इसमें कौन सा है? तो बड़ा घात 2 × 3 है, और इनटू जो है यहाँ पे 3 है, मतलब 3 का स्क्वायर है, तो ये भी तो जो है 3 का स्क्वायर जो बच गया उस पूरा को लिखेंगे, और यहाँ पे 5 आ गया तो 5 भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि जो 5 के पावर 1 है तो इसका मतलब जो है इसमें 5 नहीं है, कोई बड़ी घात नहीं है, तो इसका मतलब यही इसी को लिखेंगे। अगर दोनों में है तो दोनों में, जैसे यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो जिसका घात बड़ा होगा वो लिखेंगे। अगर जो है मान लो यहाँ 3 है यहाँ पे 3 नहीं है, तो जो है उसी को लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 के पावर 8 क्या, 2 के पावर 3 क्या होता है? तो 8 × 3 के पावर 2 क्या होता है? तो 9 × और ये 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 40 में हम 9 से गुना करेंगे तो 360। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर 36 और 40 का अगर हम LCM पूछा जाए तो 360, और HCF पूछा जाए तो 4 होगा। चलिए फ्रेंड्स हम एक उदाहरण भी बता दिए। आगे नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। एक फार्मूला पढ़े होंगे फ्रेंड्स। ये फार्मूला क्या है कि किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक अगर A और B होगा
तो HCF, जैसे A और B दो गो संख्या है तो उसका HCF, और LCM जो है A और B है तो क्या होता है, A इंटू बी होता है। ये जैसे LCM गुना HCF इक्वल जो है A इंटू बी होगा, अगर दो गो पूर्णांक दिया गया है तो। या फिर A और B के जगह पे जो है आप पहली संख्या गुना जो है दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या होगा, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल ही नहीं होता है। दो गो संख्या है, दोनों का गुणनफल होगा, तो इसी को हम लिख सकते हैं LCM गुना में HCF। फ्रेंड्स, अगर तीनों को होगा तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी जो फ्रेंड्स क्वेश्चन बताया है तो यहाँ पे जो है एक जो है HCF और LCM निकालने का फार्मूला, मतलब फार्मूला नहीं, मतलब LCM और HCF जो है निकाल के बताया है, वैसे ही यहाँ पे दिया गया है, आप देख के निकाल लीजिएगा। अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले करके देखिए, नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा आप। जैसे जो है 96 का जो है आज यहाँ पे चलिए बता ही देते हैं फ्रेंड्स। 96 और 404 का जो है निकालना है, तो इसका जो है अभाज्य गुणनखंड ये आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, 96 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 404 का 2 इंटू 2 इंटू 101। तो इसमें HCF निकाल तो जो दोनों में मैच करेगा, तो देखो दोनों में दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, तो दो यहाँ भी है, ये तो मैच नहीं करे, इसका तो 2 इंटू 2, दो बार दो मैच करे, इसका मतलब जो है अब HCF क्या आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया। अगर हमें LCM निकालना है फ्रेंड्स इसका, तो LCM निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो LCM जो है देखो सबसे ज़्यादा दो किस में है, इसमें दो जो है दो गो है, इसमें दो कितना है 4 है, तो ये 4 गो दो को लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें देखो इसमें 3 1 है, इसमें है ही नहीं, तो ये जो नहीं है उसको भी लिखना पड़ेगा LCM। और इसमें 101 है, उसमें नहीं है, फिर भी लिखना पड़ेगा, और इस सब को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो इसका LCM आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप लोग, या फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, 9696 आ जाएगा आपका। चलिए फ्रेंड्स, और आगे देख लेते हैं थोड़ा। ये जो दिया गया है अपरिमेय संख्याओं की जो है उत्पत्ति के बारे में, तो इसके बारे में हम जो है जब क्वेश्चन को जो है बताएंगे तो उस टाइम आपको हम ये बताते चलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे जो है एक शांत और अशांत के बारे में हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, फिर जो है ये थ्योरी जो है आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा इसको हम देख लेते हैं। परिमेय संख्या और उसके जो है दशमलव प्रसार के बारे में हम देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो परिमेय संख्या और उसका दशमलव प्रसार जो है कैसे होता है। जैसे देखो फ्रेंड्स, एक जो होता है दशमलव प्रसार का जो होता है, दशमलव प्रसार जो होता है वह जो होता है, एक जो होता है शांत होता है। क्या होता है, एक शांत होता है और दूसरा जो है अशांत होता है। एक जो है क्या होता है, शांत होता है, और दूसरा जो होता है अशांत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और शांत और अशांत कैसे होता है वही बताते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और अशांत में भी जो है दो टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक जो है अशांत में होता है आवर्ती, एक क्या होता है आवर्ती, और दूसरा होता है अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आवर्ती और अनावर्ती क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो आवर्ती को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब आवर्ती में जो होता है कि कोई भी टर्म जो भी टर्म दिया गया है वह जो है क्या होगा, बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, और अनावर्ती में क्या होगा कि जो संख्या है वह बार बार रिपीट नहीं करेगा, अलग अलग संख्या जो है बार बार आएगा, है ना। मतलब जैसे देखिए अनावर्ती में जो है क्या है जीरो, आवर्ती में क्या होगा 0.333333, ये बार बार संख्या आ रहा है, तो क्या होगा कि यह एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब आवर्त हो रहा है। अनावर्त में क्या होगा, तो 0.34563675, तो क्या हो रहा है कि ये अनावर्त संख्या आ रहा है ना, आवर्त नहीं हो रहा है, तो यह जो संख्या क्या होगा, तो क्या होगा अनावर्त संख्या होगा। अब देखेंगे अब शांत कैसे होता है, अशांत कैसे होगा। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं शांत और अशांत के बारे में। जैसे मान लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड का जो हर जो होता है, अगर वो कोई भी जो है संख्या लिखा गया है और उसे P/Q के पहले
पी बाई क्यू के जैसे जो है आप मान लीजिए कि 5 में आप 2 से भाग दिए, 5 में क्या किए आप 2 से भाग दिए, 5 में क्या किए आप 2 से भाग दे दिए फ्रेंड्स, ठीक है। 5 से जो है आप क्या होगा फ्रेंड्स देखते हैं, भाग देते हैं 5 से 2 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो 5 से अगर हम 2 में भाग देते हैं तो दशमलव देना पड़ेगा क्योंकि कटेगा नहीं, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ये 4 टाइम्स कर देगा। तो फ्रेंड्स क्या हुआ कि यह संख्या जो है पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कट गया कितने बार में, तो यहाँ पे 2/5 है, 2/5 है। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा आपसे इधर लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हम 2/5 चलिए इधर नहीं, फिर आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ लिखता है 2/5 है। तो 2/5 को हम क्या लिखे 0.4 लिखे फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या हो कि यह संख्या जो भाग देने पर यहीं पे आके सीमित हो गया, कट गया पूरा पूरा। तो इसका मतलब यह संख्या जो है क्या हो गया, शांत हो गया। एक तो पहचाने का तरीका ये है। और देखो अगर हम जो है 3 में अगर हम डिवाइड दे, मान लीजिए आप जो है 20 में 3 से हम डिवाइड देते हैं 20 में, ठीक है फ्रेंड्स। ये 20 आ गया, तो यहाँ पे तो जो है 6 टाइम लगेगा, तो ये 18 लगेगा, 3 6 18, तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर देखो फ्रेंड्स दशमलव बैठा के 0 दे देंगे तो फिर 20, तो 6 टाइम्स लगेगा, फिर 18 आएगा। तो यही संख्या क्या होगा बार बार हमें मिलते रहेगा, तो मतलब 6 6 6 6 यह जो है आते रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह संख्या जो है बार बार जो है करते रहेगा। तो इसका मतलब यह जो है तो अशांत, क्या है अशांत। तो ये क्या है, तो 20/3 है। तो 20/3 को हम क्या लिखेंगे 0.3333, यह क्या सी संख्या आ जाएगा, तो ये अशांत है। कौन सी संख्या है, तो अशांत है। लेकिन अशांत में क्या है, तो अशांत में जो है वह आवृत्ति संख्या, क्योंकि 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो अशांत में क्या है, अशांत आवृत्ति का है। लेकिन यही संख्या मान लो कि ऐसे लिखा रहेगा 0 पॉइंट जो है 7456234 ऐसे लिखा रहा है और बार बार ऐसे लिख दिया रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यह संख्या जो है रिपीट नहीं हो रहा, तो यह जो है अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत होगा और अनावर्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनावर्त संख्या। अशांत होगा लेकिन अनावर्त होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मतलब जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है वह जो है क्या होगा, अशांत मतलब आवृत्ति का होगा। और जो संख्या बार बार जो है रिपीट नहीं होगा, अलग अलग संख्या आएगा, तो वो अशांत जो है अनावृत्ति का होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए समझ गए होंगे। या फिर जो है अशांत का एक और फॉर्मूला है कि जो संख्या p/q के रूप में लिखा रहे, जो संख्या p/q के रूप में लिखा रहे, ठीक है फ्रेंड्स, p/q के रूप में लिखा रहे, तो इसका q जो है हर जो होगा या तो जो है वह संख्या 2 के पावर n गुना 5 के पावर जो है m का रूप का होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर 2 के पावर n के रूप का होना चाहिए, या फिर जो है 5 के पावर अगर m का रूप, इस तीनों रूप में से अगर कोई भी हो तो वह जो है शांत होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ भी होगा तो वह अशांत आवृत्ति का होगा। इसके साथ मान लीजिए कि जो है 3 × 5 लिखा है, तो इसका मतलब 5 के अलावा 3 आ गया, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यह अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। या फिर जो है अगर लिखा है 2 के पावर 3 और इंटी जो है 7 के पावर 4, तो यहाँ पे 2 के पावर जो है 3 है के अलावे जो है क्या आ गया 7 के पावर 4, तो यह भी क्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति का। ऐसे अगर 2 के पावर 2 × 5 के पावर जो है 3 है, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो क्या है कि 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह जो हो जाएगा यह शांत आवृत्ति का हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है। अगर इसी में जो है 2 के पावर जो है 2 गुना में 5 के पावर 2 गुना में अगर 7 रहेगा, तो बताएं कि 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या है तो वह जो है क्या हो जाएगा अशांत आवृत्ति का। कौन सी आवृत्ति का हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा अशांत आवृत्ति का हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंड्स, ठीक है, कि यदि जैसे परिमेय संख्या अगर p/q हो और q जो है क्या हो अभाज्य संख्या हो, ठीक है फ्रेंड्स, q क्या हो अभाज्य संख्या, और
और 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का होगा क्या, तो q मतलब हर, तो वह जो होगा शांत दशमलव होगा। अगर q जो है, q का अभाज्य गुणनखंड जो है 2 के पावर n और 5 के पावर n का रूप का नहीं होगा तो वह जो होगा अशांत होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस रूप का होगा तो शांत होगा, इस रूप का होगा तो अशांत होगा। इसमें एक चीज़ और जोड़ लिया कि अगर 2 के पावर केवल n भी रहेगा तो भी जो है क्या होगा, शांत ही होगा। या फिर जो है 5 के पावर m भी होगा तो भी जो है शांत ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे उदाहरण से भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पे देख लेंगे कि n और m जो है ऋणोत्तर पूर्णांक यानी 1 2 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे इसका उदाहरण देखते हैं फ्रेंड्स। अगर जो 7/80 लिखा होता है, हमें जो है हर देखना है, तो हर जो है क्या है 80 है, 80 है, तो इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 4 और 5 के पावर 1 है। तो बताए हैं कि 2 के पावर n और 5 के पावर n का रूप का अगर है तो वह क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, अगर नहीं होता तो अशांत होता है। यहाँ पे 343 तो 7 के पावर मतलब 7 का क्यू होता है, तो इसका मतलब 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है, तो इसका मतलब जो अशांत हो गया। 15 जो है 3 और 5 के फॉर्म में आता है, तो बताया है 2 और 3 और गुना 5 है, तो यह क्या है, अशांत है। ध्यान दें कि पहले संख्या को जो है सरल रूप में बदले, है ना, और सरल हर में जो है केवल 5 है, अतः यह शांत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। सरल रूप में अगर करेंगे, जैसे ये 6/15 है, इसको हम सबसे पहले सरल रूप में करेंगे तो 6/15 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/15 को 2 से काटेंगे, 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे तो 2 बार में, 3 से काटेंगे तो 5 बार, इसका तो 2/5 है फ्रेंड्स। क्या यार 2/5, तो 2/5 में देखो हर क्या है 5, तो 5 क्या है, तो बताए हैं कि केवल 5 के पावर अगर m भी रहेगा तो भी क्या होगा, वह शांत ही होगा। तो यह भी जो है संख्या क्या है, शांत है फ्रेंड्स। चलिए एक जो है सहअभाज्य संख्या फ्रेंड्स है। सहअभाज्य संख्या हम किसको कहते हैं, तो सहअभाज्य संख्या देखो फ्रेंड्स किसको कह रहे हैं, तो वैसी संख्या जिसका HCF 1 होगा। HCF क्या होगा, 1 होगा। जिसका HCF 1, 2 संख्या रहेगा, उस संख्या का अगर HCF 1 होगा तो उसे हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। परिमेय संख्या को अगर परिमेय संख्या के अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ेंगे तो वह हमेशा अपरिमेय होगा। जैसे 5 और 5 के साथ अगर √2 को ऐड करेंगे तो वह भी संख्या हो क्या होगा, अपरिमेय होगा। अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ हम गुना करते हैं तो भी क्या होता है, अपरिमेय। जैसे देखो 2√3 एक अपरिमेय संख्या, जैसे 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो भी क्या आ जाएगा, 2√2 जो है 3 ही आएगा, 2√3 ही आएगा। तो यह जो संख्या है वह भी क्या है, अपरिमेय है। शून्य जो है एक परिमेय संख्या है, आप बताए भी हैं, क्योंकि इसे जो है 0/1 लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आपको जो है रियल नंबर, ठीक है फ्रेंड्स, रियल नंबर जो है फ्रेंड्स, रियल नंबर कहने का मतलब वास्तविक संख्या, रियल नंबर वास्तविक संख्या का जो है यह चैप्टर 1 था, लेसन 1, या फिर आप चैप्टर 1 भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चैप्टर 1 का जो है पूरा थ्योरी आपको करा दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो भी बच गया है फ्रेंड्स वह जो है आपको नेक्स्ट जो जैसे जब क्वेश्चन कराएंगे उस टाइम आपको फ्रेंड्स कराते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।